सत्यमेव जयते कार्यक्रम में मैं दीपक सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज चर्चा करेंगे रोहिंग्यों पर और सरकार ने रोहिंग्यों की वेरिफिकेशन शुरू कर दी है और ऐसा लग रहा है कि इन्हें वापस इनके देश भेजने की तैयारी जो है वो सरकार कर रही है। लेकिन इसके ऊपर बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं और ये भी कहा जा रहा है कि रोहिंग्यों का भी पक्ष सुनना चाहिए, उनकी भी मनोदशा के बारे में समझना चाहिए हमें, क्योंकि हम भारतीय हैं और भारतीय सबसे पहले ये समझते हैं कि कोई दुख तकलीफ़ किसी को तो नहीं है, लेकिन हमारी दुखों तकलीफ़ों का कई बार लोगों ने फ़ायदा भी उठाया। लेकिन इसके ऊपर चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे कार्यकारिणी संपादक जगदीप सिंह हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। मैं ये जानना चाह रहा हूँ सर कि जम्मू से अब रोहिंग्यों की वेरिफिकेशन शुरू कर दी है और ऐसा लग रहा है कि इनको अब इनके देश वापस भेजा जाएगा। आप किस तरह से देखते हैं इसे? दीपक, सत्यमेव जयते हमारे इस कार्यक्रम का नाम है और हमारा ये दावा बड़े आरंभ से रहा है कि जब भी हम किसी विषय विशेष पर बात करेंगे तो दोनों पक्षों पर बड़ी विस्तृत ढंग से और बड़ी ईमानदारी से बात करेंगे। रोहिंग्यास का एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है वो पूरे भारतवर्ष में पिछले कई सालों से बना हुआ है। जम्मू कश्मीर की बात करें, ख़ास तौर से जम्मू खित्ते की बात करें और इसके साथ जुड़े उन तमाम प्रदेशों की बात करें जो उत्तर भारत के हैं, रोहिंग्यास की एक बड़ी तादाद बीते वर्षों में माइग्रेशन के बाद इन इलाकों में आई। और ये सच है कि इनके आने के बाद आपराधिक घटनाओं में एक बड़ा फ़र्क जो है वो देखने को मिला, बढ़ोतरी दर्ज की गई जी। और ऐसे भी बहुतेरे मामले देखे गए हैं जब रोहिंग्यास जो हैं, इनके बहुतेरे लोग ऐसे थे जिन्होंने नकली दस्तावेज जो है नागरिकता के लिए बनाए, पकड़े भी गए वो लोग। तो ये सच है कि रोहिंग्यास के आने के बाद एक तो जो भौगोलिक परिस्थितियां होती हैं किसी भी समाज की, किसी भी प्रदेश की, किसी भी इलाके की जी, उनमें अंतर आया है। राजनीतिकरण इस पूरे मामले का हुआ है और कमोबेश हम ये कह सकते हैं कि रोहिंग्यास की आमद, इनकी मौजूदगी के दो पहलू हैं और दोनों पर जब तक हम पूर्णतः विचार नहीं करेंगे तब तक ये मामला स्पष्ट नहीं होगा। लेकिन जम्मू के लोग जो हैं वो इससे काफ़ी खुश हैं कि रोहिंग्या वापस जा रहे हैं, क्योंकि क्राइम बढ़ रहा था तो कई लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। लेकिन इसमें आप क्या सोचते हैं, आपकी समझ क्या कहती है? जम्मू के लोग, हमारी देसी जुबान में कहा जाता है कि खंड मिठे लोग डोगरे, ये सच है। और ये भी सच है कि जब जब कोई ऐसी परिस्थितियां बनी हैं कि किसी समुदाय विशेष के लोगों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत, कोई समस्या आई है तो ये लोग उनके साथ खड़े हुए हैं, ये सच बात है। लेकिन अगर आज जम्मू के लोग इनके जाने से खुश हैं तो हमें समझना होगा उसके पीछे के कारण क्या है। मैं आपको बता दूं कि जम्मू रेलवे स्टेशन के साथ जो लगती हुई बस्ती है वहाँ पे रोहिंग्यास की एक बहुत बड़ी तादाद है। आज से करीब 2 साल पहले वहाँ एक किसी एक्सीडेंटली कोई एक बड़ी आग लग गई थी, 200 से ज़्यादा झुग्गियाँ जलकर राख हो गई थी। तब हमने देखा कि जम्मू के ही लोग थे जो इन लोगों को बुनियादी इनकी जो ज़रूरतें थी वो पूरा करने के लिए पहुँचे, इनके साथ खड़े हुए और इनको पूरा सपोर्ट उन्होंने किया जी। लेकिन जम्मू के लोगों को ये भी लगा है बीते कुछ सालों में, क्योंकि क्राइम रेट बढ़ा है, पहली बात। और दूसरी बात दीपक, मैं आपको एक छोटा सा अनुभव बताऊंगा। इसी बस्ती जिसका मैंने जिक्र आपसे किया, हमारे कोई एक सीनियर पत्रकार थे, वो पिछले दिनों किसी अपने जाति काम के लिए इस बस्ती में गए। आपको बड़ी हैरत होगी जब वो वहाँ पहुँचे तो उनके ये लफ्ज़ थे कि उनको ऐसा लगा कि जैसे वो मुंबई की वो स्लम कॉलोनी धारवी जो है उसके किसी ऐसे इलाके में चले गए हैं जहाँ पर गुंडा राज है जी। मसलन बैरिकेड लगा हुआ था, 3-4 मवाली किस्म के लोग जो थे वो वहाँ पर खड़े थे। पहले उनसे पूछा गया कि आप कहाँ जा रहे हैं भाई, किससे मिलना है जी। फिर उन्होंने उनके किसी जो उनको लीड कर रहा था, एक तरह से आप कहिए कि एक जो इन्होंने गैंग बना लिया था, कुदरती उनको उनका नाम पता था उस शख्स का, तो उन्होंने वो नाम लिया। फिर बाकायदा उन लोगों ने टेलीफोनिकली उससे बात की, तब जाकर उन भाई साहब को अपने ही शहर में
अपने किसी जाति काम के लिए उस बस्ती तक पहुंच बनाने का मौका मिला। तो ये सच बात है। और ऐसी जगहों पर हमने देखा कि पुलिस भी जाने से गुरेज करती रही है जी। तो बिलशक मैं ये कहूँगा कि रोनगियास के आने के बाद क्राइम रेट बढ़ा। रोनगियास के ऐसे भी बड़े सारे मामले जो है वो प्रकाश में आए हैं जहाँ पर जिस्म फरोशी खुलकर हुई, और ना केवल जिस्म फरोशी हुई, ये तक खबरें सामने आई कि गरीबी से आजिज आए लोगों ने, अभिभावकों ने खुद अपने आप को एक तरह से इस परिस्थिति में पाया जहाँ पर मतलब जिस्म की, मैं सीधे शब्दों में कहूँगा, मंडी तक लगी जी। तो ऐसे सूरत हवाल में जम्मू के लोगों का स्वाभाविक है ऐसा महसूस करना कि उनको ये एक बेहतर विकल्प लगा जो सरकार ने किया है। लेकिन दीपक, हमें दो तरफा देखना होगा जी। आज इस कार्यक्रम को जो लोग देख रहे हैं, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि 10 में से 5 या 6 लोग ऐसे होंगे जिनकी अपनी एक पीढ़ी पिछली जो है उसने 1947 के विभाजन को जी ना केवल महसूस किया बल्कि भुगता है। आपको हर 10 में से 4 परिवार या 5 परिवार ऐसे मिल जाएंगे जब उस वक्त जब सन 1947 में भारत और पाकिस्तान 2 देश बने, उस वक्त जिन्होंने अपनों को खोया, जिन्होंने अपना सब कुछ गवा दिया, जिन्होंने खून खराबे का वो एक ऐसा विभत्स दौर देखा, एक ऐसा खौफनाक मंजर देखा कि आज भी हमारे बुजुर्ग जो है वो जब उस विषय पर बात करते हैं तो उनकी आंखें जो है वो नम हो जाती हैं जी। तो ये भी हमें समझना होगा, ये यूनाइटेड नेशंस का स्टेटमेंट है कि दुनिया का सबसे बड़ा मैसाकर जो है वो म्यांमार में हुआ और उसके विक्टिम्स जो थे वो सबसे बड़ी तादाद में रोहिंग्यास थे। तो एक कौम जिसमें हजारों घर जो हैं वो तबाह हो गए, लाखों लोग बेघर हो गए, हजारों लोग जो हैं बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिए गए, लाखों अस्मतें जो हैं वो लूटी गई। तो एक कौम जो पूरी तरह से तबाह हो गई और जिसे दुनिया का सबसे बड़ा संस्थान यूनाइटेड नेशंस जो है ये रिकॉग्नाइज करता है कि ये एक बहुत बड़े मैसाकर को, अब तक के सबसे बड़े मैसाकर को कंपैरेटिवली 1947 में जो हमने भुगता उससे कहीं बड़े मैसाकर को फेस करके आई है। तो ऐसे में दीपक, कहीं ना कहीं मानवता के लिहाज से, फिलैंथ्रोपिक अप्रोच के लिहाज से मुझे लगता है कि हमें ये भी देखना होगा कि ऐसी, तब हमें धर्म की बात नहीं करनी होगी, हमें उससे एक तरफ रख के उसको दरकिनार करते हुए इंसानियत के लिहाज से ये देखना होगा कि एक पूरी की पूरी कौम तबाह हो गई जी, बेघर हो गई और अपना सब कुछ गवा चुकी। तो अगर हमारे जैसी, हमारी आप देखिए सनातन की जो एक परंपरा रही है वो अतिथि देवो भव की रही है जी। तो मुझे लगता है कि वो भी एक पहलू है जिस पर गौर किया जाना चाहिए। रोहिंग्यास में अगर आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं तो बिल्कुल है, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद उन लोगों की भी है जो किसी तरह के अपराध से परे हैं, जिनके बाल बच्चे हैं, जिनके परिवार हैं और जिनके पास 2 वक्त की रोटी खाने के लिए सामर्थ्य नहीं है। तो ऐसे लोगों को आप देख सकते हैं, आप चले जाइए सतवारी में, आपने, मुझे लगता है दीपक शायद पहली बार आपने ये देखा होगा मिट्टी के तवे बेचते हुए लोगों को, झाड़ू बेचते हुए लोगों को, तरह तरह के इनोवेटिव चीज़ें जो है वो बेचते हुए लोगों को। तो भीख मांगने से कहीं बेटर इन लोगों ने अपने दम पर अपने जीवन यापन की कोशिश की। तो वो भी एक पहलू है जिसे दरकिनार नहीं किया जा सकता। आज जो भी इन लोगों के साथ हो रहा है, क्या लगता है इसके पीछे कहीं इनकी कोई गलती है? दीपक, आप जब एक पूरे समुदाय की बात करते हैं, आप हिंदू मुसलमान दोनों चीज़ों को दरकिनार कर दीजिए, आप बात कीजिए एक समुदाय विशेष की जी। वो चाहे किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखता हो, तो हर कौम में, हर धर्म में, हर स्थान विशेष में हर तरह के लोग होते हैं जी। तो मसलन आज आप देखिए कि जो लोग डिपोर्ट किए जा रहे हैं, अब अगर एक घर के माता पिता हैं, उनको आपने डिपोर्ट कर दिया, अब 4 बच्चे पीछे हैं, कोई बुजुर्ग बार घर का पीछे है,
तो हमें वो भी देखना होगा। लेकिन बड़ी बात दीपक ये है कि फिर हम क्यों दावा करते हैं कि हम एक बहुत बड़ी डेमोक्रेसी हैं? अगर हम हैं तो क्या हमारे में इतना भी सामर्थ्य नहीं कि हम इनको किसी तरह की नागरिकता ना देते हुए एटलीस्ट शरण दे सकें? मतलब इनके इस तरीके का हम कोई एक ऐसी कॉलोनी या एक ऐसा हम कोई बड़ा शरणार्थी शिविर बना देते। आप देखिए आज पूरी दुनिया में अगर मैं बात करूं, आप सोमालिया में देखिए, इथोपिया में देखिए, आप जितनी अफ्रीकन कंट्रीज है, कांगो को देखिए, वहाँ बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो शरणार्थी शिविरों में रह रहे हैं जी। तो वैसा कुछ यहाँ भी किया जा सकता था जिसमें तयशुदा नियम होते, यानी आपको नागरिकता का कोई अधिकार नहीं मिलेगा, लेकिन आप हमारे देश में आए हैं, आप मजबूर हैं, आपके पास रहने को जगह नहीं है, तो मानवता के लिहाज से हम और हमारी सरकार आपको वहाँ पे सपोर्ट करना चाहती है और करे। नहीं, मानवता के लिहाज से ठीक है, हमने मानवता बहुत पहले भी हमने दिखाई और हम पर राज करके गए 200 साल अंग्रेज़ जी। तो ऐसी मानवता कहीं दोबारा ना हम दिखा दें कि ये लोग हम पर राज्य करें, क्योंकि अभी ये बहुत कम तादाद में हैं और इनकी कॉलोनीज़ में अगर हम लोग जाएं तो बैरिकेटिंग्स, जैसे आप खुद ही बता रहे हैं, बैरिकेटिंग्स कर रहे हैं। अगर ये थोड़े और बड़े तो फिर तो हमारे लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। दीपक, मैं एक चीज़ आपको बड़े साफ शब्दों में कहूँगा, पत्रकार होने के नाते जब आप बात करें तो मुझे नहीं लगता हमें इस तरीके का संबोधन देना चाहिए कि ये लोग या वो लोग, पहली बात। दूसरी बात दीपक, ये सच है कि इनके आने से आपराधिक घटनाओं में बढ़ोतरी हुई। आपको मैं एक और इंसिडेंट बताऊंगा। रेलवे कॉलोनी के साथ सटी ही एक इनकी स्लम कॉलोनी थी जहां पर 2 मरतबा आग लगी जी। और उसके पीछे के जो कारणों का पुलिस ने पता लगाया, या जो हमारी अपनी इन्वेस्टिगेशंस थी, उसमें यही पता लगा कि 2 ग्रुप थे और दोनों का एक ही ज़मीन पर कब्जे का जो एक जद्दोजहद थी, उसके चलते आग लगाई गई। तो कमोबेश हम ये कह सकते हैं कि इनकी इस पूरे समुदाय में कुछ प्रतिशत ऐसे लोगों का है जो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। दूसरी बात, जब आपके पास खाने को 2 वक्त की रोटी नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, आप गुर्बत और मुफलसी के एक ऐसे दौर में हैं जहां पर आपकी पूरी कौम तबाह हो चुकी है, तो आपराधिक घटनाओं का बढ़ना स्वाभाविक है। ये एक सच्ची बात है, आप इसे दरकिनार नहीं कर सकते। लेकिन ये जो बात आपने कही कि जब फिरंगी यहाँ पे आए, गोरे यहाँ पे आए तो उन्होंने हम पर राज किया, वो एक बड़ी अलग तरह की परिस्थिति है, आपको समझना होगा जी। वो जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी, तब जिस तरीके के रजवाड़े थे यहाँ पर, जिस तरीके का हमारा पूरा एक वो सामाजिक ताना बाना था, वो एक अलग बात थी। आज लोकतंत्र है, आज आप एक अच्छी डेमोक्रेसी में हैं, विकसित होते देशों में शुमार हैं, तो ऐसे में हमें ये कहना कि वो लोग अगर यहाँ पे हम उनको मौका देंगे तो वो हमारे सर पर सवार हो जाएंगे, मुझे समुचित नहीं लगता। और ये कह भी कौन रहा है कि आप इनको यहाँ पे नागरिकता प्रदान कीजिए? कतई नहीं। जब तक इनका कोई मसाइल हल नहीं होता, क्योंकि ये एक अंतर्राष्ट्रीय मामला है, मैं आपको दीपक बता दूं, यूएन ने बहुत बड़े पैमाने पर, बड़े स्तर पर इसमें अपनी एक उपस्थिति बनाई है। दुनिया के जो बड़े लीडिंग कंट्रीज़ हैं वो इस मामले को रिकंसाइल करने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर इनकी घर वापसी होती है तो मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा। तब तक अगर ये हमारे यहाँ हैं तो हमें दोनों चीज़ों को ध्यान में रखना है। हमारे पास पुलिसिंग बढ़िया है, हमारे पास चयनित सरकार है, तो हम इतना सामर्थ्य तो रख ही सकते हैं कि हम इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ शरण देते और इनको किसी भी कीमत पर ऐसा मौका नहीं दिया जाता कि ये कोई आपराधिक घटना को अंजाम दे या नकली दस्तावेज बना के नागरिकता क्लेम करें या किसी तरीके की कोई जिस्म फरोशी या उस तरीके से जुड़े घिनौने किस्म के जो कुकृत्य हैं वो ये कर सकें। क्या आपको लगता है कि इनके साथ कोई राजनीतिकरण हुआ है? स्वाभाविक है दीपक, जब आपको ये लगता है कि जैसे मैंने अभी कहा कि एक बड़ी तादाद इनमें उन लोगों की भी थी जिन्होंने नकली आधार कार्ड बना लिए, नकली वोटर कार्ड बना लिए। अब आप बताइए कि जब आपके पास अपना वोटर कार्ड होगा
तो it is pretty obvious that the people who are already in politics they will try to prefer you and they will try to get it कि अगर आपसे कोई किसी किस्म का कोई उनका सियासी मफाद हल होता है तो वो आपको सपोर्ट करेंगे जी। तो राजनीतिकरण निश्चित तौर पर हुआ है, दो तरफा हुआ है। तो मेरा ये मानना है कि हमें किसी धर्म से, किसी जाति से, इन सब चीज़ों से बाहर आकर मानवता के लिहाज से सिर्फ ये देखना चाहिए कि अगर इनका कोई भला हो सकता है संवैधानिक दायरे में रहते हुए, जहाँ पर ये हमारी नागरिकता के साथ कोई छेड़खानी ना करें, जहाँ पर ये हमारी बसी बसाई कम्युनिटी के साथ किसी तरीके का कोई ऐसा कोई आपराधिक घटना को अंजाम ना दे जिसका सीधा असर हमारे अपने लोगों पर, स्थानीय लोगों पर पड़े, तो मुझे लगता है कि इनको सपोर्ट किया जा सकता था। इनकी अगर ये यहाँ रहते हैं या भारत ये चाहता है या हम सारे लोग ये चाहते हैं कि इनके साथ अन्याय ना हो, तो भारत को क्या इन्हें शिक्षा भी प्रदान करनी चाहिए ताकि ये हमारी वेशभूषा को अडॉप्ट कर सकें और समझें कि हम किस भाव के लोग हैं और यहाँ किस तरह से रहना है भारत में? दीपक, मुझे नहीं लगता, ये एक लीक से हटा हुआ सवाल है। देखिए, जिस देश की जनसंख्या अभी तक काबू में नहीं आई जी, जिसे आप, मुझे याद है वो जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के वक्त में तो जबरन नसबंदी तक करवाई गई। क्यों? हालांकि वो एक बड़ा गलत फैक्टर था और नितांत एक बड़ा अशोभनीय कुकृत्य था किसी सरकार के लिए, जनता की चुनी हुई सरकार के लिए। लेकिन ये भी सच है कि हम दो और हमारे दो का नारा इस देश की सरकारों ने कई दशकों तक लगाया, अब जाकर कहीं वो बैलेंस थोड़ा सा बनना शुरू हुआ है। तो हमारी अपनी जनसंख्या बामुश्किल काबू में आई है, तो ऐसे में ये तो बात बनती ही नहीं कि हम किसी तीसरे मुल्क के लोगों को आके बोले, वो भी बहुत बड़ी तादाद में, कि आप आइए हमारे यहाँ का आप कल्चर देखिए और उसे अडॉप्ट करने की कोशिश कीजिए। मुख्तसर बात इतनी है, जब हम रोनगियाज की बात करते हैं तो हमें उन छोटे छोटे बच्चों को भी देखना है जिनको ये तक नहीं पता कि उनके माता पिता कहाँ हैं। हमें एक इंसान की ज़िंदगी के प्रति उस जद्दोजहद को देखना है जो वो जीने का बुनियादी अख्तियार एक इंसान होने के नाते रखता है। बात सिर्फ इतनी है कि इनका जो वाजिब भला समुचित ढंग से, न्यायोचित ढंग से, संवैधानिक ढंग से हम कर सकते हैं, वो किया जाना चाहिए था। रेस्ट ऑफ द थिंग्स, अगर हमारी डेमोग्राफी में कोई चेंज आता है, हमारी ज्योग्राफिकल कंडीशंस में कोई चेंज आता है, हमारी सोशो इकोनॉमिक कंडीशन में कोई चेंज आता है, तो उसे किसी भी कीमत पर स्वीकार जो है वो नहीं किया जाना चाहिए। राजनीतिक शरण पर आपके क्या विचार हैं? दीपक, मैं आपको एक बात बताऊं, आपको बड़ी हैरत होगी। नेशनल असाइलम, दैट्स व्हाट यू आर आस्किंग नाउ। मोस्ट ऑफ द इंडियंस, इफ वी विल सी थ्रू आउट द वर्ल्ड, यूज टू सीक नेशनल असाइलम। दुनिया की जितनी विकसित कंट्रीज हैं, चाहे वो अमेरिका की बात हो, ऑस्ट्रेलिया की बात हो, कनाडा की बात हो, या और तमाम बड़ी कंट्रीज में 70% भारतीय ऐसे हैं जिन्होंने नेशनल असाइलम के जरिए शरण हासिल की। आप ये मानकर चलिए, मसलन आप अमेरिका में चले जाते हैं और आप वहाँ जाकर ये क्लेम करते हैं कि आप भारत के उस हिस्से से थे, आपके खिलाफ FIR लगा दी गई, आपके साथ कोई पॉलिटिकल रिवेंज लिया गया, तो राइट अवे आपको ये जो कंट्रीज थी ये नागरिकता देती थी। और 70% लोग ऐसे थे जिन्होंने नकली क्लेम्स के जरिए जी ये नेशनल असाइलम जो था ये अचीव किया। नौबत ये तक आ गई कि इन कंट्रीज़ को इस तरीके के नेशनल असाइलम्स को बहुत बड़े लेवल पे वेरीफाई करना पड़ा। तो आप ये सोच कर देखिए, जब आप दुनिया के दूसरे देशों में जाकर नेशनल असाइलम मांगते हैं तो वो जेन्युइन है, लेकिन जब कोई आपके पास आकर नेशनल असाइलम सीक आउट करता है और एक बहुत बड़ी बुनियादी कारण उसके पीछे है, लाखों की तादाद में लोग मारे गए हैं, वो पूरी दुनिया को पता है, तो ऐसे सूरत हवाल में मुझे लगता है कि दो तरफा दृष्टिकोण नहीं होना चाहिए। बात लबोलबाब इस पूरी बात का यही मुझे समझ में आता है कि अगर इनको डिपोर्ट किया जा रहा है तो भी बढ़िया बात है, लेकिन डिपोर्टेशन प्रॉपर तरीके से हो और ऐसा ना हो कि घर का मुखिया चला गया, पिता चला गया या माँ को भेज दिया, बच्चे पीछे रह गए। तो एक सिस्टमेटिक ढंग से हो और कोशिश की जाए कि इनको किसी दीपक, इसको आप ऐसे समझे कि मान लीजिए आप कोई एक बड़ा खुला एरिया देखते हैं,
जी। अब वहाँ पे एक शरणार्थी कैंप, जैसे मैंने पहले कहा, दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहाँ पर गरीबी और भुखमरी ज़्यादा है, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, तो वहाँ पे शरणार्थी कैंप हैं। ठीक वैसा कुछ किया जा सकता है, और जब आप ऐसा करेंगे तो दुनिया भर की जो सामाजिक संस्थाएं हैं, गैर सरकारी संस्थाएं हैं, वो भी आपको सपोर्ट करेंगी। तो वो हो जाता तो मुझे लगता है वो ज़्यादा बेटर था इस पूरे मामले पर। शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू। तो दो तरफा दृष्टिकोण जो है वो, जैसे सर कह रहे हैं कि वो गलत है, दो तरफा दृष्टिकोण नहीं होना चाहिए। और सरकार जो भी, हम तो ये कहेंगे, सरकार जो भी फैसला ले वो ध्यान में रख के ले कि उनके बच्चों के साथ कोई ज़्यादती ना हो। अगर उनकी घर वापसी भी की जा रही है तो प्रॉपर तरीके से हो, ताकि उनको दुख तकलीफ़ ना हो, और वो जब अपने देश वापस जाएं तो वहाँ जाकर भारत का गुणगान कर सकें। बाकी आप लोग अपनी राय दे सकते हैं और देखते रहें दैनिक स्टेट समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।